नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं श्री देवीलाल पाटीदार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मैं सर का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। सर अभी भारत भवन में कार्यरत हैं। सर को इस साल राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए सर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो सर, हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आप कैसे अग्रसित हुए व आपकी रुचि जागृत हुई, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म ग्राम सुंदरेल में एक किसान परिवार में हुआ था। और वहाँ गांव में, जैसे अपने देश के ज़्यादातर गांव में स्थिति है कि कला का, संस्कृति का, साहित्य का कोई खास माहौल नहीं था। पर न जाने कैसे मुझे शुरू से इसमें रुचि थी और मैं धीरे धीरे करके अपने को बिना किसी गाइडेंस के या टीचर के ग्रो करता रहा। और फिर बाद में हाई सेकेंडरी पास करके और इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज में आ गया। वहाँ जाके पहली बार मुझे कला के बारे में और कला के संसार के बारे में पता चला। संयोग से उन दिनों क्षणिक जैन साहब वहाँ प्रिंसिपल थे, जो हमारे टीचर भी रहे हैं। और उन्हीं के साथ इस रास्ते पे आगे बढ़ना या इस विषय को, कला को और इसकी दुनिया को समझना शुरू किया। अब हम जानना चाहते हैं आपके काम के पीछे किस तरह के सब्जेक्ट, किस तरह के विषय वस्तु काम करते हैं। क्योंकि जैसे आप सिरेमिक में काम करते हैं, आप ड्राइंग में काम करते हैं, आप मिक्स मीडिया में भी काम किए हुए हैं। तो ऐसे कौन सा विधा है जो आपको सबसे सुकूनदायक लगता है व आपको उसमें काम करने में मज़ा आता है? और वैसे तो उस कलाकार के लिए सभी विधाएं बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक रही हैं और रहती ही हैं, बट आपके काम के पीछे किस तरह का एक जो विचार होता है, उस विषय में भी आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। जनरली मैं अपने काम की विषय वस्तु मेरे आसपास और मेरे परिवेश, और ख़ास करके जिसमें ग्रामीण परिवेश में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ बचपन से जो चीज़ें देखी है, जो रूपाकार हैं, जो औजार हैं, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं घर के अंदर की, उनके साथ इंटरेक्ट करके शुरू करता हूँ। फिर करते करते उसके साथ आपका भाव और आपका विचार और वो भी एक प्रक्रिया में उसमें शामिल होता है। और जो मनुष्य की अपनी जो स्वाभाविक डिज़ायर है या जो इच्छा है या मनुष्य का अपना जो देह है या वो जो होना चाहता है या करना चाहता है, वो सारी चीज़ें आके मेरे काम का विषय वस्तु और उसका रूपाकार तय करती है। मैंने कई सीरीज़ में काम किया है। सबसे पहले जैसे कहते हैं कि जीवन पानी के अंदर शुरू किया, तो मैंने हमारी पहली एग्जीबिशनी अंडर वाटर फॉर्म की थी और काफ़ी साल तक हमने अंडर वाटर फॉर्म बनाए थे। उसके कारण जो पानी के अंदर का जीवन होता है वो बहुत लयपूर्ण होता है, और उस काम को करने के कारण हमारे काम में ही कोई एक ऐसी चीज़ आ गई कि जब बाद में हमने औजार बनाए या टूल बनाए या इंसेक्ट बनाए या कीड़े बनाए या एरोटिक सीरीज का काम किया, तो उसमें भी वो जो लय है। बिल्कुल सर, आपके काम में जो एक लय है वो एक अलग ही दुनिया में हम संचार करता है और सभी दर्शकों का मंत्र मुग्ध होकर मन मोह लेता है। सर, जैसे कि आप भारत भवन में बहुत सालों से कार्यरत हैं, तो स्वामी जी का कोई किस्सा जो आपको याद आता हो, जो आपको कुछ सुनाना चाहें उनके बारे में, तो हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि ऐसे किस्से सिर्फ आप लोगों के पास ही हैं, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम थे नहीं कि उनसे मुलाकात हो या बातचीत हो, या डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम देखते हैं। वह आप लोगों का एक जीवंत उदाहरण है आप लोगों के सामने कि उनके साथ आप लोगों ने बहुत सारा समय व्यतीत किया। तो किस तरह के थे वो, और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए।
इंदौर के आसपास के गांव में जब हम लोग चित्र इकट्ठे कर रहे थे तो इंदौर के ही पास में पिपलेपाला करके एक गांव है, वहाँ एक महिला ने हम लोगों को एक बैलगाड़ी का रेखांकन बना के दिया। शाम को जब स्वामी जी को वो हम लोगों ने दिखाया तो उन्होंने पालकली साहब को एक गाली दी। और तो तब तक मैं पालकली को जानता ही नहीं था, पर बाद में मुझे समझ में आया कि वो जो गाड़ी का रेखांकन है जो अभी हमारे ट्राइबल म्यूज़ियम का कलेक्शन है, उसमें दरअसल जो जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव था, जिसमें हम किसी वस्तु को चारों तरफ से देख के, छू के, अनुभव करके और फिर बनाते हैं। सिर्फ किसी एक एंगल से देख के जो बनाने वाला जो इंग्लिश या पर्सपेक्टिव है वो नहीं है। तो जिस रेखा की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, उसकी स्वतंत्रता लोक में इतने पहले से है और लोग उसको प्रैक्टिकली बरतता है, पर हम लोग उसे देख नहीं पाते। हम हमेशा हर चीज़ को देखने के लिए पता नहीं क्यों वेस्ट पे और यूरोप पे इतने निर्भर करते हैं, जबकि हमारे चारों तरफ इतना अधिक है जानने, सीखने और देखने के लिए। जी सर, जब स्वामी जी की बात निकली है तो हम और कुछ सुनना चाहेंगे उनके बारे में। कोई ऐसा जब आप आउटडोर के लिए गए हो या कुछ ऐसा जो आप लोगों ने उनसे सीखा हो, जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे दूसरे जो भी गुरु होते हैं वो ऐसे आपको पहेलियाँ दे देते हैं जिसको आप समझने में साल साल लगा देते हैं और बाद में वो बात आपको हमेशा याद आती है। ये बात 1981 की है। स्वामीनाथन जी के साथ हम कुछ कलाकार मित्र झाबुआ में एक भगोरिया में थे, और भगोरिया आप लोग जानते हैं भीलों का बहुत बड़ा मेला होता है। वहाँ हम लोग स्केचिंग कर रहे थे, और जो स्केचिंग हम लोग कर रहे थे वो शाम को हम लोगों ने स्वामी जी को दिखाई भी। तो स्वामी जी बोले कि यार जो आँख से दिख रहा है वो सब तो तुम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, पर इस मेले में जो नॉइज़ है, जो शोर है, जो मादल है, जो ढोल है, जो साउंड है, जो लाउड स्पीकर है, वो सब भी तुम लोगों के ड्राइंग में आना चाहिए। तो उन दिनों इतनी अकल ही नहीं थी कि ये आदमी क्या कह रहा है और ये पेंटिंग में से कैसे आवाज़ आएगी। पर जब बाद के बरसों काम किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो बरसों बाद ये बात समझ में आई कि उस दिन स्वामी जी हम लोगों को क्या चीज़ सिखाना चाहते थे या क्या चीज़ बताना चाहते थे, या कला का कौन सा ऐसा लेसन है जो वो हमें उन दिनों, जिन दिनों हम लोग बच्चे थे और आर्ट के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे, उन दिनों सिखाना चाहते थे। सर, हम जानना चाहते हैं कि सिरेमिक जो विधा है वो क्या उसकी शुरुआत से ही आप सिरेमिक को लेके आगे बढ़े, या किस तरीके से आप सिरेमिक के फील्ड में अपनी एक जगह बनाई, वह उसको किस तरीके से आप अपने काम में, रूटीन में लाना शुरू किया, वह नए जो लोग हैं अगर उसमें वो लोग काम करना चाहें तो किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस विषय में भी आप ज़रूर कुछ अपनी बात रखिएगा। मैं भारत भवन के साथ काम शुरू कर चुका था। उसके 2 साल के बाद भारत भवन में सिरेमिक वर्कशॉप बनने का प्लान बना, और हमारे निदेशक स्वामी जी ने मुझे सिरेमिक के साथ जोड़ा। तो ये एक संयोग ही है कि मैं इस माध्यम के नज़दीक आया और इसे जानने समझने का मौका मिला, और बाद में फिर इसी में मैं काम करने लगा। तो ये एक तरह से मेरे अपने स्वभाव का है हिस्सा कि जहाँ जो जैसा उपलब्ध है उसके साथ एक रिलेशन बना के मैं अपने को एक्सप्रेस करने का या अपनी चीज़ें कर लेने का हुनर जानता हूँ। तो बहुत वैचारिक निर्णय नहीं है, पर करते करते मुझे ये समझ में आया कि ये जो ड्राइंग पेंटिंग है 2 डायमेंशनल, और ये जो सिरेमिक में आते हैं जो 3 आयामी है, तो इसकी कहन की ताकत ज़्यादा है।
फिर सिरेमिक में पूरी कलर प्लेट है जिससे हम पेंटिंग की तरह सारे रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इमेज को 3 आयामी भी कर सकते हैं। तो अपनी बात कहने के लिए या अपने विचार को व्यक्त करने के लिए ये बहुत सशक्त माध्यम है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें उनके पास कहने के लिए कुछ है या वो समाज से कुछ कहना या बातचीत करना चाहते हैं या अपने जीवन अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये माध्यम पेंटिंग से अधिक सशक्त है अभिव्यक्ति के लिए। सर, अंत में हम चाहते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो इस आर्ट फील्ड में या सिरेमिक के जो विधा में वो काम करना चाहते हैं या टेराकोटा में अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे देश में पारंपरिक रूप से बहुत पुराना ट्रेडिशन है क्ले में काम करने का, और जो नए लोग या बच्चे या नए आर्टिस्ट क्ले में काम करना चाहते हैं या क्ले को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहते हैं, उनको जरूर हमारे जो पारंपरिक प्लेटफॉर्म है, हर तीसरे गांव में 4 कुम्हार हैं और वो अपना काम करते हैं, उनके साथ अपना एक एसोसिएशन बनाना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जितना बड़ा है उसमें हम उन पारंपरिक प्लेटफॉर्मों को इस्तेमाल करके ही इस माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए या चलाने के लिए 4 या 10 सिरेमिक स्टूडियो देश भर में बनाने से हम पूरे देश की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें दरअसल हमारा जो पारंपरिक टेराकोटा का काम है, जो पारंपरिक रूप से हमारे कुम्हार लोग करते हैं, उसको एक स्टूडियो का स्टेटस देने की ज़रूरत है और नए कलाकारों को वहाँ जाके अपने काम को करने की ज़रूरत है। उससे 2 फायदे होंगे कि जो पारंपरिक माध्यम है वो आधुनिक माध्यम की तरह भी इस्तेमाल होने लगेगा, और जो सिरेमिक का या टेक्निकल जो क्ले का, ग्लेस का, स्लीप का, इसका जो अनुभव है अर्बन लोगों को, उसका फ़ायदा पारंपरिक कलाकारों को भी मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से गोविंद विश्वास पिछले 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देश भर के जिन कलाकारों के साथ भी इस तरह की बातचीत और इस तरह का वो किया गया है, आप उस सब को देखें और उससे जुड़े, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगाकर सुना व उन्हें कुछ जानने सीखने को मिला। और हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें, और इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको कौन से बातचीत अच्छी लगी, क्या उसमें और कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आज शाम 6:30 बजे भारत भवन में पाटीदार सर को राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और भोपाल में उपस्थित हैं, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। आप आएँ और सर का उत्साहवर्धन करें। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।